बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ईशा अलतनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और नाज़रीन, आपको हमारे चेहरे खिले खिले दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मौसम भी खिला खिला है। बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान में लगभग बारिशों का सीजन शुरू हो चुका है। मानसून अब उताब से जारी है। बिल्कुल जी। और अब आप देखें, अगर बाहर तो हर चीज़ में ताजगी नजर आती है, निखरी भी है, धुली भी है, और ग्रीनरी जो है वो इतनी खूबसूरत लग रही है क्योंकि सब कुछ धुलकर साफ सुथरा हो चुका है। बारिश की यही तो एक खूबसूरत बात है कि जब बारिश आती है तो अपने साथ बहुत सारी खूबसूरती लेकर आती है, तरोताजगी लेकर आती है, इसीलिए चेहरे भी खिल उठे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। पानी के मसाइल, गड्ढे भर जाते हैं, ट्रैफिक के मसाइल। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि महकमों की कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी और बेहतर तरीके से जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे ताकि जो रहमत है इसको सभी इंजॉय करें इक्वली पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जहाँ पर बारिशें होती हैं वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सारे हादसात भी पेश आते हैं। जैसा जुनैद कह रहे हैं कि पानी खड़ा हो जाता है, गड्ढे भर जाते हैं और सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं क्लैप कर जाती हैं। तो इन वजूहात की बिना पर मुश्किलात का सामना भी शहरियों को करना पड़ता है। ट्रैफिक बढ़ जाती है। शहर कायद में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल जो है वो दरपेश रही पिछले कुछ दिनों में, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं और साथ में हम मौसम के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और साथ में अर्बन फ्लडिंग का एक खतरा है जो खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। चित्राल में वार्निंग जारी की गई है सैलाब की। इसी तरह से आपको पता है कि भारत छेड़छाड़ से बाज नहीं आता, पानी पहले रोके रखा, अब जबकि मानसून है उनके अपने बाज़ इलाकों में बरसात की सी और सैलाब की सी सूरत हाल है, तो अब वो पाकिस्तान का पानी छोड़ रहे हैं ताकि यहाँ पे क्राइसिस बढ़ जाए। तो हमारे महकमों को पहले से ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा ताकि कोई सैलाबी सूरत हाल या हर साल की तरह जो तबाही होती है सैलाब की वजह से उससे भी बचा जा सके। और उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इस बार हमारी जितनी भी बात हुई है तमाम इदारों से, उनका यही कहना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छी है, हर चीज़ से पहले से आगाह कर दिया गया है, आवाम को भी आगाही दी जा रही है कि किस तरह से अगर अर्बन फ्लडिंग का आपको सामना करना पड़ता है तो आपको किस तरह से महफूज मकामात तक जाना है। और जो SOPs गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो यकीनी तौर पर हम उन हादसात से बच सकते हैं। और आजकल क्योंकि बारिशों का मौसम है, मानसून चल रहा है, तो बारिशें जब हो रही होती हैं उस वक्त आपको जो बिजली के खंभे हैं या इस तरह की बिजली की तारें हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है ताकि आपके बच्चे बड़े सब जो है इससे महफूज रह सके। अगर किसी जगह पर आप इस तरह की कोई तारें गिरी भी देखते हैं तो आप फ़ौरन मुतालिका महकमों को कॉल करके बुलाएं और उन तारों को फ़ौरन से पहले वहाँ से हटवाया जाए। और बारिश के अंदर तेज़ रफ्तारी से भी थोड़ी सी हमें एहतियात बरतनी चाहिए, तेज़ रफ्तारी नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हादसा ज़्यादातर स्लिपिंग की वजह से हो जाते हैं। अपने आप को तो आपने बचाना ही है, आसपास के लोगों को भी बचाना है, हमारी ये जिम्मेदारी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन ड्राइवर नहीं होते, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और खूब एंजॉय कीजिए, समोसे पकौड़े खाइए, लेकिन वजन ना बढ़ाइए। हाँ, वजन ना बढ़ाइए, लेकिन इस मौसम को एंजॉय कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, टॉप 5 स्टोरीज़ की बात कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले अफसोसनाक एक और सानहा रुनमा हुआ है एक मखदूश बिल्डिंग के गिरने से कराची में, जिसमें 26 से ज़ायद कीमती जानें चली गई हैं। तो इस पर पहले बात करेंगे। 51 इमारतों को गिराने का फैसला किया है सिंध हुकूमत ने। इस वाक़े के बाद हर बार की तरह सानहात के बाद ख्याल आता है इंतज़ामिया को। कमिश्नर को सर्वे का हुक्म दिया गया है और कराची में 588 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार देकर हज़ारों अफराद की ज़िंदगी ख़तरे में है, ये बताया गया है। उसके बाद बात होगी अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात पर। नेतन्याहू की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत आखिर क्यों, और क्या ये जंग बंदी हो पाएगी, मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, इस पर तफसील से होगी बात। और फिर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तानी तालिबा हैं अलीना अजहर, जिनको आलमी इदारे ने ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस अवार्ड से नवाजा है। ये संगमील उन्होंने कैसे सरअंजाम दिया है, कितना मुश्किल था मुकाबला और किन इक़दाम की बिना पे उन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, उन्हीं से बात करेंगे। मानसून में तेज़ी से गिरते बालों की हिफाजत कैसे की जाए, क्या वजूहात हैं, मानसून में बाल क्यों गिरते हैं, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि डरावने ख्वाब उम्र घटा सकते हैं, बचना मुमकिन मगर कैसे। ये एक बड़ा अहम मामला है। बहुत से लोगों को तो ख्वाब ना आने की बीमारी भी लाहक होती है। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं लेकिन अगर डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन, और सबसे पहले अफसोसनाक खबर जो कि सानहा पेश आया, खस्ता इमारत गिरने का। लियारी के अंदर ऐसी 150 से ज़्यादा तो सिर्फ लियारी के अंदर नाज़रीन इमारतें हैं। ओवरऑल पूरे कराची के अंदर 588 इमारतें हैं मखदूश करार दी गई हैं। 51 इमारतों को गिराने के अहकाम दिए गए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली राशिद साहब और तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत की। आपको वेलकम कहेंगे अली भाई, लेकिन ये जो वाक़या है ये पहली बार तो हुआ नहीं है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तवील ऐसी इमारतों की लिस्ट बनाई जाती है हर सानहे के बाद।
अहकामात जारी होते हैं, नोटिस जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। 51 इमारतों को अब कहा जा रहा है कि जी डिमोलिश कर दिया जाएगा, लेकिन 588 ऐसी इमारतें हैं जो कि मखदूश बताई जा रही हैं। तो जो दीगर होंगी लगभग ये बन जाती हैं 537 इमारतें। तो उनका क्या है? अगर उनमें से खुदा न खास्ता कोई इमारत कोलैप्स कर गई तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही अफसोसनाक ये एक सानिया था और इसका सदमा हम सबको है। मगर मैं यहाँ थोड़ा आपको बताता चलूँ कि इसमें जो आइडेंटिफाई इन बिल्डिंग्स को किया गया था, ये सानिया के बाद हमने बाकी बिल्डिंग्स को नहीं किया था। और इस पर्टिकुलर केस पे पहले थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ कि ये बिल्डिंग्स जो आइडेंटिफाई हुई थी, ये हमने बहुत पहले से कर दी थी। और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को 3 नोटिस सिंध हुकूमत की तरफ से गए थे। एक दफ़ा हमारा अमला भी गया था उनसे, उनको रिक्वेस्ट करने के ये खाली करें। तो उस वक्त लियारी जो इलाका है, ये ली मार्केट, उसकी डायनामिक्स अगर आपको पता हो तो वहाँ लोग ऐसी बात है कि हुकूमती कोई अमला आता है कि खाली करें, तो वो थोड़ा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, उनके वो फाइनेंशियली उनके पास कोई ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ, तो वो उन्होंने जलाओ घेराव स्टार्ट कर दिया और बड़ा प्रोटेस्ट और रोडों पे निकल आए लोग। अच्छा अलीराज साहब, आप बताना ये चाह रहे हैं कि 2022 में जब इमारतों को मखदूश करार दिया गया था, उसके बाद अहकामात जारी किए गए थे और रिक्वेस्ट भी की गई इन लोगों से कि इमारतें खाली कर दें, लेकिन इन लोगों की जानिब से इमारतें खाली नहीं की गई। तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऑल्टरनेटिव भी उन्हें दिया जा रहा था कि आखिर, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि वो जाते तो जाते कहाँ? तमाम गुरबा वहाँ पर रह रहे हैं, अगर किसी को पता है कि उनकी जान खतरे में तो कौन वहाँ पर रहना चाहेगा, लेकिन जब उनके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई अदर जगह नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पर वो मरने के लिए भी तैयार होंगे, उन्हें वहीं पर रहना होगा। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई उन्हें ऑल्टरनेटिव दिया था जिसके बाद वो वहां से मूव नहीं हुए? और अब जिस तरह से SBCA के अफसरान को मुअत्तल किया जा रहा है, उनको वहां से बरतरफ किया जा रहा है, क्या ये इकदाम काफ़ी होंगे? क्योंकि जो तैनातियां अब हुई हैं मेरे ख्याल में वो तो जिम्मेदार भी नहीं है इसके अंदर। देखिए, मैं वो आपको बताता चलूँ कि जो नोटिस हमने भेजे, मेरा नहीं ख्याल था कि कोई भी जान है तो जहान है। किसी को पता होगा कि ये अगर नोटिस आया है या अमला आके वार्न कर रहा है तो सिचुएशन इतनी सीरियस है। मेरे हिसाब से इतना भी सिचुएशन बुरी नहीं थी कि वो सोच रहे थे कि बिल्डिंग गिर जाए, हम मर जाएं। आई थिंक सबसे ज़्यादा वैल्यू लाइफ की होती है। आई थिंक यहाँ जो इशू हुआ, उन लोगों ने भी इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हुकूमत आई है, नोटिस दिया होगा, कोई मसला बिल्डिंग में, मगर आई थिंक इवन दे डिडंट रियलाइज कि इतना सीरियस इशू है, विच आई फील के अफसोसनाक वाक़या है, मगर इट्स आई ओपनर। अब जिस बिल्डिंग डिमोलिश करवाने के अलावा जहाँ हम नोटिस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जो विक्टिम्स थे उनके लिए जाहिर सी बात है लाइफ की कोई प्राइस नहीं है, मगर विक्टिम के जो लवाकिन हैं, आई एम श्योर कि वो थोड़े फाइनेंशियली वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको पर विक्टिम हमने 1 मिलियन। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये यही तौर पे अब इक़दामात हो रहे हैं और हम जिस तरह से अभी मैं आपस जी कर लें, अपना बस कंप्लीट कर लूं, मुकम्मल कर। ये हाँ कि अपना कि इस इंस्टेंस में भी जो इस बिल्डिंग के जो बिल्डर थे, उन्होंने जो 3 नोटिस गए थे, होता है ना, अपने नोटिस भेजा, उन्होंने मना कर दिया या आप बस उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं, ये ऑलरेडी इंगेज थे बातों में और 6 लाख पर जो वहाँ मकीन है उनको बिल्डिंग देने वाले थे टू शिफ्ट, मगर ये बातचीत चली रही थी और हम उनको रिमाइंडर भेज ही रहे थे। और ये अच्छा, एक और मामला भी है अली भाई, वो ये कि 2022 के अंदर बताया जाता है कि ये बिल्डिंग है ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, रहने के काबिल नहीं है, लेकिन अलमिया ये है कि उसके ऊपर 2 फ्लोर्स और कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, उसकी बुनियादों को मजबूत किए बगैर, उसकी मखदूश हालत को ठीक किए। तो ये जो बिल्डर माफिया है, ये बिल्डिंग माफिया है, इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा सक रहा? और अभी जिस तरह से 51 इमारतों को गिराने की बात हो रही है, यकीनी तौर पे ये एकदम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। अब भी क्या ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा उनको? कोई रहने की, रिहाइश की कुछ जगह या मुतबादिल जगह दी जाएगी? ये इतने ख़ानदान, हज़ारों ख़ानदान कहाँ जाएंगे? और अगर बगैर प्लान के उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी तो फिर वही रेजिस्टेंस आएगी, फिर कोई सानहा होगा। इसका मुस्तकिल और जो देरपा हल है, और जो बिल्डर माफिया है, इनको काबू करने के लिए क्या हिकमत अमली सिंध हुकूमत बना रही है? क्योंकि सवाल आपसे ज़्यादा होता है, आप एक तवील अरसे से हुकूमत कर रहे हैं सिंध पे, इसलिए ज़्यादा जवाबदेही भी फिर आप ही को समझा जाता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आपने बहुत अच्छी एक बात भी की कि इनको ज़बरदस्ती आप निकालेंगे तो एक इशू बनेगा।
सिमिलरली मैं थोड़ा जाके पास में की बिल्डिंग्स हैं खस्ता हालत में, अगर हम जाके कुछ थोड़ा रेजिस्टेंस के खिलाफ अपने हुकूमत थोड़ा हार्ड हैंडेडली इन लोगों को निकालते या सामान बाहर फेंक देते कि नहीं बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, तो फिर कल को एक और शो हम पे हो रहा होता कि हम लोगों को घरों से निकाल के रोडों पे लेके आ रहे हैं। ये तो एक बहुत अच्छा आपका पॉइंट था, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमने ये सोचा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स डिमोलिश की जाएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमत जो है इनको कहीं ना कहीं जगह बना के देगी और इनको वहाँ शिफ्ट करवाएगी, या उनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन की आप ये छोड़ें। और देखिए खस्ता हाल में भी अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग आइडेंटिफाई, अब उस बिल्डिंग उसका म्यार क्या है, फॉर एग्जांपल कि हाउ बैड इज इट, कि क्या वो कोलैप्स होने वाली है, या अगर उसको खाली करवा के उसमें मरम्मत का काम करवाया जाए तो देन इट्स सेफ अगेन। तो ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, आपके पास अभी तक कोई मालूमात हैं कितने खानदान रह रहे हैं, कितनी इमारतें और कितने उनके फ्लैट्स हैं जो कि इस मखदूश हालत में है, ताकि एक पता लग जाए कि आपको अरेंजमेंट कितने लोगों के लिए करना है? बिल्कुल, इस पे हमने कमेटी बना दी है जो इसको इन्वेस्टिगेट करके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताएगी, बट रफली इन अ फ्यू हंड्रेड आप कह सकते हैं कि 200 से 250 तो ऐसी हैं खस्ता हाल इमारतें जो इमीडिएटली जिस पे हमें काम करना है, और बाकी का भी हम सर्वे कर रहे हैं। और ये जो अच्छा राशिद साहब एक और चीज़ भी कि क्या इंस्पेक्शन के हमारे पास इतने अच्छे आलात हैं कि बता सकें ये इमारत कितनी मजीद चल सकती है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि पता तो था कि ये मखदूश हालत में है, लेकिन इस तरह से गिर जाएगी और कोलैप्स कर जाएगी इसका अंदाज़ा शायद उन लोगों को भी नहीं था, और शायद जो इंस्पेक्शन की टीमें हैं उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था। तो क्या हमारे पास इस तरह के आलात मौजूद हैं कि बता सकें इस इमारत की लाइफ कितनी बच चुकी है, कब तक ये कोलैप्स कर सकती है, कितना अर्सा मजीद इसमें रहा जा सकता है? बिल्कुल मौजूद। फिर इसके बावजूद इस तरह की नेग्लिजेंस के बताया नहीं जा सका, सीरियसनेस नहीं थी। ये बात आप थोड़ा अगर मुकम्मल करें, बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। आप इस चीज को भी देखें कि गफलत की नींद से हुकूमत नहीं सो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे कहती कि देखें ये बिल्डिंग कोलैप्स होगी, आप लोगों को तो पता ही नहीं था, मगर आप थोड़ा क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू दें कि 3 दफा नोटिस गए, अमला गया, उनको खाली करवाने की कोशिश की, दैट वी आर अवेयर, हमें पता है कि कहाँ है, मगर इट वाज आई ओपनर। इट वाज एन आई ओपनर एक तो पब्लिक के लिए कि चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लें, कि अगर आपके पास कोई नोटिस आता है या कोई शख्स आता है वो आपका दुश्मन नहीं है, आपसे अगर खाली करने को या लेकिन अली राशिद साहब अगर उसके साथ ऑल्टरनेट भी दे दिया जाता तो मेरे ख्याल में पहले ही नोटिस पर आवाम वहाँ से मुंतकिल हो चुकी होती, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया गया। मजदूर तबका रहते हैं ज़्यादातर इन फ्लैट्स के अंदर। नहीं, हाँ, तो उसका जो बिल्डर था, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ही वाज उसको हमने पावन किया था ना, जिसने बिल्डिंग बनाई है, जो रहने वाला है, मैं मानता हूँ कि शायद वो जो है वो बिलो द मीन्स रहता है। जो बिल्डर था उस पे हुकूमत ने प्रेशर डाला था कि इसको आप सही कराओ, तो बिल्डर ने 6-6 लाख पर बंदा। अच्छा, वो बिल्डर अली भाई इस वक्त क्या सलाखों के पीछे है? क्या उसे हिरासत में ले गया? क्योंकि ये सिर्फ ये नज़रअंदाज करना नहीं है, ये मुजरिमाना गफलत है, और इतने जो ख़ानदान इसकी जद में आए हैं, जो शहीद हुए हैं इसमें लोग, वो भी उनका खून भी इसी शख्स के हाथों पर दिखाई दे रहा है, और या फिर वो शख्स भी जिसने NOC जारी किया मखदूश बिल्डिंग के ऊपर 2 और फ्लोर्स बनाने का। तो क्या ये लोग हिरासत में लिए जा सके अब तक? नहीं, देखें, NOC तो कोई जारी नहीं हुई। होता ये है, मैं आपको थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस जो ये माफियाज और ये क्रिमिनल्स और जो हमारी नज़र से अगर नहीं जो बच के निकल जाते हैं, वो होता ये है कि आपने ग्राउंड+4 की परमिशन ली, आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन भी कर दी, और फिर बाद में ये बिल्डिंग 70s में बनी थी। अब इसमें 2 फ्लोर और कब बने? परमिशन लेके नहीं बने, वो बन गए। अब परमिशन भी नहीं ली गई, लेकिन फिर इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और उस इमारत को जहां पर महदूश करार दिए जाने के बाद कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ज़ाहिर जिम्मेदारान भी मौजूद हैं और उनको कटहरे में भी लाया जाना चाहिए। आपकी तरफ आते हैं वापस। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो लियारी में ज़मीन बोस होने वाली इमारत है, 27 अफराद जहाँ भाग हुए हैं इसके अंदर, और DGSB CA को तैनात जो वहाँ पर थे उनको फ़ौरन मुअत्तल किया गया है, और मखदूश इमारतों को मुनहदम करने के लिए अब फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सलाहुद्दीन
सलाउद्दीन अली, उनसे जान लेते हैं। सलाउद्दीन अली, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कब तक इन इमारतों को खाली करवाया जाएगा और पहले क्या सर्वे किया जाएगा, जो तमाम मालूमात है वो कलेक्ट की जाएंगी, और कितनी इमारतें हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? लियारी में जो है वो गुज़िश्ता दिनों इमारत एक ज़मीन बोस हो गई थी, उसके अंदर 6 ख़ानदानों के 27 अफराद जो है वो मलबे तले दब के जाँ बहक हो गए थे। उसका मलबा उठाने में तकरीबन जो है वो 2 से 3 रोज़ लगे इंतज़ामिया को। इस हवाले से हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से SBCA के मुख्तलिफ अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया गया है और उन अफसरान का भी तयन किया जा रहा है कि जिन्होंने इसको मखदूश करार दिया था, लेकिन उसके बाद से जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई थी, जो इतना बड़ा अलमिया हुआ, इतना बड़ा सानिया जो है वो यहाँ पर पेश आया। तो उस हवाले से अब SBCA के जो DG हैं उनको भी ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शहर के अंदर जो 51 इमारतें हैं उनको मखदूश करार दिया गया है। उस हवाले से कमिश्नर कराची से जो है फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है कि इस हवाले से फौरी तौर पर रिपोर्ट दें कि उन इमारतों के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कितने अफराद जो है वो रहाइश पजीर हैं, उनके लिए जो है हुकूमत को इक़दाम करे ताकि इन इमारतों को जो है जल्द अज जल्द जो है मुनहदम कर दिया जाए। और शहर के अंदर 588 जो इमारतें हैं उनको मखदूश करार दिया गया है। उनके हवाले से हुकूमत का कहना है, सूबाई वज़ीर बल्दियात का कहना है कि उसके हवाले से भी फौरी तौर पर कोई ना कोई इक़दाम जो है वो लिए जाएंगे। और दूसरी जानिब जो अफराद इस थाने में जाँ बहक हो चुके हैं उनके लिए भी इमदाद का जो है ऐलान किया गया है। हुकूमत का कहना है कि इस हवाले से जो फ़ी ख़ानदान है उनको जो है 10 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जब से ही ये अफसोसनाक सानिया पेश आया उसके बाद से हुकूमत जो है वो एक्टिव हुई है, लेकिन और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी इमारतों के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम भी सामने आ रहे हैं, हदायत भी जारी की जा रही हैं, लेकिन इस हवाले से देखना यह है कि आइंदा दिनों में हुकूमत जो है वो क्या इंतजाम करती है मखदूश इमारतों के हवाले से। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, हमें अपडेट कर रहे थे। अली भाई, जाते जाते चाहेंगे कि अब आप यकीन दहानी कराएंगे हुकूमत सिंध की तरफ से कि रिवायती बयानात नहीं बल्कि कोई गैर कानूनी जो तामीर है उसको होने से रोका जाएगा और इसकी श्योरिटी आप देते हैं सिंध के रहने वालों को, कराची के रहने वालों को? बिल्कुल, इसकी एश्योरिटी मैं आपके फोरम से देता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे इन चीज़ों को। चैलेंज है ये, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है। माजी में जैसे आप ये चैलेंजेस जो दरपेश हैं हमें, ये अगर कोई रीसेंट बिल्डिंग बनी हुई होती जिसने ये परमिशन लेके हमारे साथ किया होता तो एक सवालिया निशान होता, मगर ये 1960s मेनली 1970s उस ज़माने में जो लोग थे उन्होंने जो परमिशंस दी और जिस तरीके से चीज़ें हुई वो तो एक लंबी बहस है, मगर हम अपना काम पूरा करेंगे, बड़े ज़िम्मा नहीं हो रहे। हमने फोरम्स भी बना लिए हैं, आबाद हो गया, बाकी एसोसिएशन बिल्डर्स की हो गई जो ये काम करते हैं, बनाते हैं, सबको हम इंगेज कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को, और स्ट्रिक्ट एक्शन हमने प्लान किया है। कोई भी करेगा, जैसे आपको पता है कि काफ़ी बिल्डिंग्स डिमोलिश भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई कोताही थी तो वो सारे जितने ऑफिसर्स थे SBCA के सबको हमने हटा दिया है, चेंज कर दिया है, और कोशिश यही रहेगी कि हमारे लोग हैं, हमारे शहरी हैं, हमारे वोटर्स हैं, कि एक एक जान कीमती है और उससे बढ़ के कुछ नहीं। और उम्मीद करते हैं कि इन अफसरान को बरतरफ करने का और ये एक्शन लिए जाने का कोई फ़ायदा भी होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली राशिद साहब मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत। और सिंध हुकूमत का ये कहना जो इक़दाम किए जा रहे हैं यकीनी तौर पर उनका फ़ायदा भी होगा, वो सिर्फ बयानात की हद तक नहीं होंगे बल्कि अमली इक़दाम किए जाएंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इश्यूज़ पर बात होगी हमारे साथ। देवेदार। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में वो मौजूद हैं। शाइए पे डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है और गजा में ताज़ा इसराइली हमलों के अंदर मजीद 13 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। तो एक तरफ मुनाफ़कत ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जंगबंदी के लिए और इसके अंदर पेशरफ़्त की तवक्को भी की जा रही है, दूसरी तरफ मज़ालिम और बम्बार्टमेंट का सिलसिला निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पर साथ जारी रखा गया। दुरुस्त। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू इन शराइत पर जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से रखे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, उन्हें आज़ाद
कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए नेतन्याहू तैयार नहीं है। आखिरकार सूरत हाल क्या बनने वाली है जानेंगे। डॉक्टर मलिक नदीम आबिद माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमजा रिफत हुसैन माहिर आलमी अमूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मलिक आबिद साहब आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि सूरत हाल इतनी कशीदा है कि एक तरफ और मुनाफिकीन के साथ ये भरी हुई दुनिया वैसे तो हम कहेंगे, लेकिन ये दो मुनाफिकीन जो एक साथ सर जोड़े बैठे हैं इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप भी और नेतन्याहू भी। अगर इनका किरदार दोनों का देखें तो पहले जंग शुरू करते हैं, फिर जंगबंदी की बात करते हैं। जब पता चलता है कि अब कोई और दूसरा हल नहीं है तो फिर उसके बाद जंगबंदी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जंगबंदी ईरान के मामले में तो हम देख रहे हैं कि जंगबंदी वाकई होती हुई नजर आई है, जंगबंदी हुई भी है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह का जवाब दिया इजराइल उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था मजीद। लेकिन जो गाजा के साथ हो रहा है वहाँ पर जंगबंदी हमें होती भी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ बयानात की हद तक। और इससे पहले भी 2 से 3 फेजेस के अंदर जंगबंदी का ऐलान किया जाता है और उसके बाद पहले ही फेज में दोबारा से वही जारहियत शुरू कर दी जाती है। दोबारा से उसी तरह से हम देखते हैं कि शहीद किया जाता है निहत्ते फ़लस्तीनियों को। इस बार भी वही हो रहा है। एक तरफ तो अमेरिका के अंदर ही हम देखें दोनों के दरमियान इस वक्त मुलाकात हो रही है और जंगबंदी के मामलात पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए कतर के अंदर वफ़द भी भेजा जाता है, लेकिन फिर भी इजराइलियों के ऊपर बमबारी की जाती है। ये क्या तरीक़ाकार है इनका और क्या सोच इसके पीछे कार फरमाए? जी, अस्सलाम वालेकुम, ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। मैं थोड़ा सा आपकी इस स्टेटमेंट में अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा। मुनाफकत सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं कर रहे, मुनाफकत हर वो इस्लामी मुल्क कर रहा है जो फलस्तीन और इजराइल के चारों तरफ वाक़ हैं। और ये मुनाफकत के बगैर इजराइल और अमेरिका मुनाफकत नहीं कर सकता। ये याद रखिए, हमें जो हकीकत है उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि फलस्तीनियों को मरवाने में सिर्फ इजराइल का या अमेरिका का हाथ नहीं है, तमाम मुसलमान मुल्कों का भी हाथ है। तो चलें आते हैं अब ये जो प्लान है इसका सीज फायर का, उसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो अमेरिका और इजराइल के दरमियान अभी तक सेटल नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जो सीज फायर है इसको मुस्तकिल सीज फायर करना चाहते हैं। इसमें कंप्लीटली बम्बार्डमेंट और फायरिंग और किलिंग उसको रोकना चाहते हैं, और इजराइल उसको पार्शियली कंट्रोल करना चाहता है सीज फायर को, बिकॉज इजराइल का इंटरेस्ट अभी भी ये है कि वो शूट एंड किल और बम्बार्डमेंट और वो सारा कुछ करना चाहता है, बिकॉज वो कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहता है हमास को। ये बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल। लेकिन उसमें भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है परमानेंट सीज फायर का, उसमें फलस्तीनियों की हमदर्दी नहीं है। उसमें बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना जाती इंटरेस्ट है, बिकॉज उन्होंने जो इसको मिडिल ईस्ट रिवियरा के नाम से उन्होंने जो इसको रियल एस्टेट को डेवलप करना है, वो सिर्फ उस इंटरेस्ट की वजह से कर रहे हैं, बिकॉज वो चाहते ये हैं कि यहाँ पे मुस्तकिल सीज फायर हो, और वो उस प्लान को तमाम 2 मिलियन जो गाजा के सिटीजन्स हैं उनको वहां से मूव करके नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज में सेटल करने का जो प्लान है उनका, वो उसी को लेके अभी तक चल रहे हैं, बिकॉज ये ट्रिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी इस रिवियरा को बिल्ड करने में। सो ये अभी तक ऐसा ही चल रहा है। उसमें हमास का किरदार भी मजीद मशकूक हो गया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो हमेशा से मशकूक था। बिल्कुल सही। हमास का किरदार मजीद मशकूक हो गया है, बिकॉज हमास ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम अपने आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड को भी मानने की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नदीम आबिद साहब के इस पे सबकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इंटेंशंस के ऊपर सवालिया निशान तो उठ गया। इवन फ़लस्तीनी सदर के ऊपर भी बात हो रही है कि उन्होंने अब तक क्या किया। आपकी तरफ आएंगे हमजा साहब, आपके ख्याल में क्या हल हो सकता है, क्या राह निकल सकती है जो सबके लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि एक अहम फरीक तो इसमें है ही नहीं, फ़लस्तीन की नुमाइंदगी नहीं है जो मुज़ाकरात इस वक्त वाशिंगटन में हो रहे हैं, और अगर सिर्फ उसमें एक अहम फरीक ना हो, 2 लोग बैठ के बात करेंगे अमेरिका और इजराइल, तो क्या उसका कोई मुस्तकिल और देरपा हल निकल पाएगा, जिसके ऊपर अभी भी नेतन्याहू तो आज़ाद रियासत तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है, बम्बार्डमेंट में जारी है, तो फिर आपको जंगबंदी फौरी तौर पर होती दिखाई दे रही है और उसके ऊपर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? नहीं, डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के जो आप कह सकते हैं मुलाकात के बाद ये जो सीज फायर की बातचीत की जा रही है, ये बेसिकली एक रूटीन एक्सरसाइज है जो वाशिंगटन और तेल अवीव करते रहे। पर अगर हम सीज फायर के नुकात को भी अगर हम उठा के देखें तो नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं कि सीज फायर की नौयत क्या होगी, जो वायलेंस की शिद्दत में क्या कमी आएगी। देखिए, सीज फायर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 2 पार्टीज ऐसी हैं
जो एक स्टेक होल्डर तो है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो जो सबसे अहम फरीक है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो तो टेबल के ऊपर है ही नहीं। अगर आपने हमास की लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं लिया तो आप कैसे किसी सीज फायर के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं जिसमें हमास एज एन अहम स्टेक होल्डर को बिल्कुल ही अपने साइडलाइन के ऊपर रखा हुआ है। नंबर 2, अगर हम ओवरऑल बात करें जो सीज फायर के ऊपर इस वक्त जो अमल दरामद करने की पूरी हद तक कोशिश की जा रही है, देखें डोनाल्ड ट्रंप इज आफ्टर द नोबेल पीस प्राइज। वो चाह रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर भी उनको एक पीस मेकर के तौर पे पेश किया जाए। पर जब तक इसराइल के अंदर जो सेटलमेंट एंटरप्राइज है उसमें जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जा रहे हैं यूएस टैक्स पेयर्स मनी, कि वो सेटलमेंट एंटरप्राइज जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर वो खत्म नहीं होगी, उसको अपेंड नहीं किया जाएगा, उसको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मुकम्मल तौर पे जो इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं वो वेस्ट बैंक और गाजा से रिट्रीट नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनी स्टेटहुड के ऊपर बातचीत नहीं की जाएगी। ये सारे सीज फायर एक्सरसाइजेस मीनिंगलेस। ज़रीफा साहब, आपने अभी बात की है नोबेल इनाम की, और नोबेल इनाम जो है वो तो अभी अगर आप देखें तो इजराइल की जानिब से भी आप कहा जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से उन्हें भी नामजद कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। क्या समझते हैं पाकिस्तान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए नेतन्याहू भी इस सफ में खड़े हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर उन्होंने इस किस्म का सीज फायर, ये जो अभी टॉक्स चल रही है वाशिंगटन के अंदर, इस किस्म का सीज फायर अगर मटेरियलाइज हो जाता है तो वो तो नेतन्याहू हुकूमत की बिल्कुल मफाद के अंदर चली जाएगी बात। तो वो तो फिर चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए और उसके बाद जो है उनको मिल भी जाए। पर हकीकत में ये क्या है कि इजरायली जेनोसाइड को वो मुकम्मल तौर पर डीपली एंट्रेंच करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा अहम प्लान था पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो जैरेड कश्नर है उसका एक प्लान था कि किसी न किसी तरह से अब्राहम अकॉर्ड्स, तमाम ममालिक जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है बदकिस्मती से, अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो किसी न किसी तरह से इंकॉन की जाए, फलस्तीनियों को पैसे मिल जाए ताकि वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके, अपनी इकोनॉमी को ठीक तरह से तरीकेकार से कर सके, विन विन सिचुएशन। पर विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती जब तक फलस्तीनी स्टेट को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट को मलिक साहब की तरफ लेके जाते हैं। हमजा साहब आपके दोबारा आएंगे। मलिक साहब, आपके ख्याल में ये दो चीज़ें इस वक्त ज़रा मुख्तलिफ है जिसकी वजह से एक उम्मीद बन जाती है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है इस जंगबंदी को लेके जिसकी निशानदेही की जा रही है। एक तो ये कि अमन का नोबेल इनाम, और दूसरा ये इब्राहिम अकॉर्ड की मंजूरी जिसके अंदर सारे मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, उनको इस पे राज़ी करवा लेना, एग्री करवा लेना। तो आपको लगता है कि इन दोनों कोशिशों के लिए जो कि बड़े शिद्दत से इस वक्त ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिल जाए और इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम कर लिया जाए, जंगबंदी को यकीनी बनाया जाएगा चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही? ये देखिए, पहली बात तो ये मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपने फरमाया कि पाकिस्तान ने पहले नॉमिनेट किया, तो अभी ये तो बड़ी दौड़ लगी हुई है पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कि अमेरिका को कौन ज्यादा खुश कर सकता है। पहले पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया, आज नेतन्याहू साहब ने लाके वो उसकी एविडेंस भी दे दी है कि हमने फॉर्मली आपका प्रपोजल सबमिट कर दिया है। सो वो लेटर भी दे दिया उन्होंने कंफर्मेशन का, पाकिस्तान ने वो लेटर नहीं दिया था। लेकिन देखिए बात यह है कि अगर ये वाकई अमन मुआहदा हो जाता है और वहां से फलस्तीन से, गाजा से, एक्चुअली गाजा के 2 मिलियन रेजिडेंट्स को वहां से रीलोकेट नहीं किया जाता, तो ये वाकई मैं जाती तौर पे भी समझता हूं कि इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने में कोई बुराई नहीं होगी, एज लॉन्ग एज वहां से जो गाजा के सिटीजन्स हैं उनको वहां से रीलोकेट नहीं किया जाता। वो भी, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ये और यूएई, ये तीनों ममालिक इनको रीलोकेट करने में पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार थे। और जो सबसे हैरानकुन, जो मेरी जो नजर में सबसे हैरानकुन जो वाकया हुआ था, वो इजिप्ट ने, जो कि खुद भी $2 बिलियन साल का बड़े अरसे से फाइनेंशियल सपोर्ट लेता है अमेरिका से और डिपेंडेंट है अमेरिका का, इजिप्ट ने कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, हम पैलेस्टीनियंस को अपने मुल्क में आबाद नहीं करेंगे, बट नॉट बिकॉज कि वो अपने मुल्क में आबाद करने से रेजिस्टेंट थे, वो पैलेस्टीनियन को रीलोकेट करने में और वहां से निकाले जाने में रेजिस्टेंट थे। और वो आज भी इजिप्शियन गवर्नमेंट जो है वो रेजिस्टेंट है, और जब तक इजिप्शियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी या एक्सेप्ट नहीं करेगी, उस वक्त तक ये अकॉर्ड नहीं हो सकता। बिकॉज पैलेस्टीनियंस को, मैं ये भी आपको बताता चलूं, पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन की गवर्नमेंट जितना मर्जी वो कहें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जॉर्डन की गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही माजी में तल्ख ये रियलिटी है कि जब पैलेस्टीनियन वहां पे रहे, यासर अरफात, तो वहां पे उनकी जो
खाना जंगी की सूरत हाल रही तो पैलेस्टीनियन बड़े टफ फाइटर्स हैं। सो कोई इलाके का मुल्क उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगा कि उनके लिए इंटरनल प्रॉब्लम भी होने की पॉसिबिलिटीज हैं, और इजिप्ट स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है कि उनको उनके वतन में रहने दिया जाए और उनको तो वहीं पे किरदार फिर कौन अदा डेवलप करेगा? करने की। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो सूरत हाल बनती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमजा साहब फिर किरदार कौन अदा करेगा? हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरह के मनाजर स्पेन से आए हैं, काश के किसी मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी ऐसा ही रद्देमल आता, जिस तरह से हज़ारों लोग सड़कों पे थे, यकजहती का इजहार कर रहे थे, और जो जोश और बलबला उनके अंदर देखा जा रहा था, जो दर्द वो हम उनके विजुअल्स देख के महसूस कर रहे थे, वो मुस्लिम उम्मा के अंदर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कौन सेटलमेंट करेगा, कौन इसको गारंटर बनेगा, कौन यकीनी बनाएगा कि ये सिलसिला, ये बर्बरियत, ये जुल्म बंद हो सके? देखिए, जो सालिसी किरदार अदा करने वाली बात है ना, अमेरिका का तो रोल ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर। और आपने स्पेन का जिक्र किया, आयरलैंड के अंदर, डबलिन के अंदर भी बहुत हद तक एहतजाज हो रहा था, नॉर्वे के अंदर भी आपको एहतजाज के मनाजिर नजर आ रहे थे। तो आपको ये साफ नजर आ रहा है कि जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो यूरोपियन सिटीजनरी है, जो सिविल राइट्स एक्टिविज्म है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म है, वो मुसलमान दुनिया से कहीं ज्यादा आगे है। मेरे ख्याल से आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे जैसे जो ममालिक हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छा किरदार अदा किया है। और एक छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका के अंदर, बोलिविया, उन्होंने तो सफारती ताल्लुकात ही तोड़ दिए थे इसराइल के साथ। तो ये ऐसे ममालिक है जिन्होंने वाकई दिखाया है कि दे आर एंटी जेनोसाइड। मुसलमान दुनिया के अंदर देखिए, मेरे हिसाब से इस वक्त किसी के हवाले से जब तक एक ऐसा प्लेयर जो फलस्तीनी लीडरशिप, जिसमें हमास भी शामिल है, क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कि गाजा की जो 365 किलोमीटर की जो स्ट्रिप की जो गवर्निंग बॉडी है वो हमास है। जब तक हमास की और फलस्तीनी लीडरशिप जो वेस्ट बैंक के अंदर है, महमूद अब्बास के अंदर, और साथ साथ इसराइल और अमेरिका को, वो एक ऐसा न्यूट्रल पार्टी नहीं होगी जो सारी पार्टीज को काबिल तस्लीम नहीं होगी, तब तक ये सीज फायर जो है वो, इसको कहा जाएगा कि इसको इम्पोज किया जा रहा है। इसकी मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। चाइना की हमने बड़ी बात की, चाइना की एक चौ एन लाई की जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस है, उसके मुताबिक चाइना कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा। रशिया का रोल हो सकता है, पर रशिया इस वक्त, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन पहले तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज कर लिया था, तो वो दे आर मोर सेंसिटिव अबाउट कि उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो अंडरकट ना हो। पर क्या रशिया बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोनाउंस तरीके से इस पूरे मैस के अंदर अपने आप को लेके आना चाहेगा, खासतौर पर जब अमेरिका की अपनी फोर्सेस जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर है? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त सालिसी किरदार की बात, तमाम ममालिक मिलकर मुस्लिम उम्मा को यकीनी तौर पर मिलकर किरदार अदा करना होगा। अगर कोई और किरदार अदा नहीं कर सकता तो ये तमाम मुस्लिम उम्मा है, इन सबको एक होना होगा, एक पेज पर होना होगा। बहुत शुक्रिया। हमजा रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर मलिक नदीम आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर अहम इशूज़ भी शामिल करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की होनहार तालिबा और कम उम्र समाजी कारकुन अलीना अजहर की, जिन्होंने बैंकॉक में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, वो हासिल कर लिया है। और ये एजाज़ उन्हें आलमी तंजीम वॉइस फॉर राइट्स की जानिब से उनकी गैर मामूली समाजी खदमात और पिसे हुए तबकात की आवाज़ बनने के अज़्म के एतराफ़ में दिया गया। तो बहुत बहुत हमारी तरफ से उन्हें मुबारक भी हो। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद भी होंगी। और अलीना अजहर ने महज 11 साल की उम्र में फलाही खदमात का आगाज़ कर दिया। तो अलीना, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस ज़बरदस्त आपको एजाज़ मिलने पर। और हम देख रहे हैं कि 11 साल की उम्र में ही आपने फलाही कामों का आगाज़ कर दिया। तो ये किस तरह की ट्रेनिंग आपके वालिदैन ने की है कि बचपन से ही आपके अंदर ये पैशन, ये एहसास कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनके लिए काम करना है, ये कैसे पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड जब मैं 11 साल की थी तो मैंने अपने स्कूल से काम करना शुरू किया था, जब 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आए थे। एंड उसके बाद लाइक काम जब मैंने किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जितने भी स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह आते थे तो मैं करती थी। एंड मेरी हॉबी बन गई थी सोशल वर्क करना। एंड देन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक यंग एज में एक्सपोज थी इस तरह के काम के अंदर, झुग्गियों में जाना और जो ऑर्फनेजेस होते हैं, ओल्ड एज सिटीजन्स होते हैं, उनके साथ काम करना, उनके साथ बैठना, तो वो करते करते लाइक मेरी एज के साथ ही जो मेरा शौक था वो बढ़ता गया।
एंड देन मैंने लेटर अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो स्टार्ट कर ली। अच्छा अलीना, आप दो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं, आसरा पाकिस्तान और आसरा तुर्की के नाम से। क्या कुछ इसके अंदर होता है, और अब ये भी बताएं हमें कि जब आप झुग्गियों में जाती हैं, उन बच्चों को तालीम देती हैं, ऑर्फन हाउसेस में जाती हैं, उन बच्चों को तालीम देती हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं, कैसा वो एहसास होता है, इस हवाले से भी हमें बताइएगा। मैम, जो आसरा पाकिस्तान मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर लाइक मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो ख़वातीन होती हैं जो सफ़ेद पोश घरानों में झुग्गियों वगैरह में होती हैं, उनके लिए मेंस्ट्रुएशन कैंप्स जो है मैं कंडक्ट करती हूँ एंड उसमें उनको मंथली सैनिटरी नैपकिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर्स, एक ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर्स है जिनके लिए मैंने एक स्विंग एंड टेलरिंग बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था, जिन्होंने बाकी सारे जो मीन्स थे अर्न करने के जो इलीगल होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है, वो गिव अप कर देते हैं। एंड बाकी लाइक बचपन में ऐसे पहले था कि झुग्गियों के अंदर जाके बच्चों को पढ़ाना और इस तरह से उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना था। फिर उसके बाद मैंने एक ऑर्फनेज एंड फ्री स्कूल अडॉप्ट कर लिया था स्ट्रीट किड्स के लिए। एंड वहाँ पर लाइक 7 ऑर्फन बच्चे रहते थे और 100 स्कूल में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो उनकी एजुकेशन और सब कुछ जो था वो स्पॉन्सर किया था, उनको डिफरेंट इश्यूज के बारे में, जो इंटॉलरेंस और अनएक्सेप्टेबिलिटी के बहुत ही बारे में। ज़बरदस्त काम कर रही हैं अलीना। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से ऑपरेट करती है? सब ये जितनी जिम्मेदारियां हैं आप खुद ही सर अंजाम देती हैं, आपकी एक टीम है, और ये आप जो फंडिंग है, डोनेशंस हैं, ये किस तरह से जनरेट होते हैं? कोई गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है इसमें आपको? सर, जो मेरी टीम है ऑनेस्टली वो बहुत मैंने वास्ट इसलिए नहीं रखी क्योंकि फिर अगर जो टीम होती है तो लाइक वो एक अभी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं एक और कंट्री से ऑपरेट करती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसीलिए मैं मोस्टली अपने सारे काम जो है वो लाइक सारे खुद सुपरवाइज करती हूँ। मेरे अंडर 3 और लोग हैं जिनसे मैं लॉजिस्टिक्स इन अकाउंट्स वगैरह के लिए काम कराती हूँ। और उसके अलावा फंड रेजिंग, बिकॉज मैं बहुत एक यंग एज से काम करती हूँ, तो पीपल अराउंड मी दे न्यू कि मैं काम करती हूँ, तो इसीलिए जब मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था तो मुझे डोनेशंस वहाँ से डिराइव होती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज पीपल नो अबाउट आस्ट्रा इवन लाइक इन अब्रॉड, तो इसीलिए वहाँ से भी लाइक इन फ्रॉम अदर कंट्रीज भी डोनेशंस जो है वो आती हैं। एंड अपने पाकिस्तान से बहुत इस तरह बाय द टाइम आस्ट्रा को जो है वो ज्वाइन की है एज डोनेट। अच्छा अलीना, आपने अपनी असरअंगेज़ खिदमात के सिले में 2019 में भी एक अवार्ड जीता था, मारूफ लेडी डियाना अवार्ड। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और लिटिल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 25 अंडर के अंदर भी आप सिलेक्ट हुई हैं। ये वो कारनामे हैं आपके जो कि छोटी सी उम्र में आपने हासिल कर लिए हैं, और क्या आगे प्लान्स हैं आपके करने के? कहीं और भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनानी है आपने? मैम, ऑर्गेनाइजेशन मेरी एक पाकिस्तान में चल रही है और टर्की में जो चल रही है वो सीरियन रिफ्यूजीज के लिए है। आई एम टू वर्क ऑन इट एंड एक्सपैंड द नेटवर्किंग एंड ऑल्सो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं। एंड लाइक आई एम वर्किंग कि मैं एक घर बनाऊं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे ऑर्फन किड्स और ओल्ड एज सिटीजन जो है वो साथ रहे, ताकि जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके पास बच्चे हों, जिनके पास बुजुर्ग नहीं है उनके पास अपने बड़े हों जिनके साथ वो रहें। एंड उसके अलावा लाइक माई एम इज़ कि मैं बिल्कुल इसी तरह अपनी कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो रिप्रेजेंट करूँ एंड एक पीस का मैसेज अपनी कंट्री की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो स्प्रेड करूँ, ताकि जो भी मिसकंसेप्शंस हमारी कंट्री के बारे में है, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट वी गॉट फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम वायलेंट लोग हैं, उसको ख़त्म करें और जो हमारा सही पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और आइडियोलॉजी। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ढेरों दुआएं आपके लिए अलीना, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर इतने बड़े बड़े काम करती हैं, इतने बड़े बड़े एम्स हैं आपके और ख्वाब हैं। अल्लाह ताला ये सारे पूरे करे और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। यकीनी तौर पे इसमें जो मुद्दे हैं वो भी सपोर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत की खिदमत का जो बीड़ा है ये अगर किसी ने इंडिविजुअल उठाया हुआ है तो उसकी सपोर्ट करना हम सबका फ़र्ज़ है। बिल्कुल जी, अब आगे बढ़ जाए और कुछ बात कर लेते हैं। जापान ने एक और संग-ए-मील अबूर कर लिया है इंटरनेट की रफ्तार के मैदान में, और एक शानदार हैरान कुनालवी रिकॉर्ड भी बनाया है जनाब। इस नई कामयाबी के मुताबिक जापानी साइंसदान ने 1.02 पीटाबिट्स फी सेकंड की नाकाबिले यकीन रफ्तार से डाटा मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल कर लिया। और ये लगभग समझ लीजिए आपको समझाने के लिए कि दुनिया भर में जो करोड़ों अरबों लोग डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको 1 सेकंड के अंदर
ट्रांसफ़र कर सकता है, जो कि 1 मिलियन गीगाबाइट्स फी सेकंड से भी ज़्यादा बनती है। इस रफ्तार का मतलब यह है कि सिर्फ 1 सेकंड में इतना ज़्यादा डाटा मुंतकिल किया जा सकेगा जितना दुनिया भर के करोड़ों लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटरनेट की स्पीड के अंदर एक नया संग मील है जो कि जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी और सुमेतोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। जी हाँ, और इस कामयाबी के पीछे सबसे अहम ईजाद वो नई किस्म की फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है जिसे 19 कोर ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। आमतौर पर जो फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होती है वो सिर्फ एक कोर पर मुश्तमिल होती है, लेकिन जापानी साइंसदानों ने ऐसी फाइबर तैयार की है जिसमें 19 अलहदा कोर मौजूद हैं और हर एक कोर बैक वक्त वो अलग अलग डाटा मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा मालूमात बगैर किसी रुकावट और तातुल के आप तवील फासले तक पहुंचाई जा सकती हैं। और बिल्कुल, और इसकी एक खास बात यह भी है नाज़रीन कि इतनी तेज़ रफ्तार डाटा मुंतकिली सिर्फ एक मखसूस तजुर्बागाह में नहीं बल्कि 1808 किलोमीटर के फासले पर भी मुमकिन हुई है। तो एक ज़बरदस्त संग मील अबूर किया है इंटरनेट की दुनिया में और इंटरनेट की स्पीड की दुनिया में जापान की तरफ से। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। नाज़रीन वेलकम बैक। इस मौसम की अगर बात की जाए, इसको मानसून कहें, इसको बरसात कहें या सावन कहें, इस मौसम में बालों का गिरना एक आम मसला है। खुसूसन ख्वातीन इस हवाले से शिकायत करती नजर आती हैं। मर्दों का भी यही मसला है क्योंकि उनके बाल थोड़े होते हैं, लेकिन उनको अफसोस भी ज़्यादा होता। बालों के इस मसले को दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, क्या महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाए जाएँ या फिर घर में ही टोटके अपनाए जाएँ, क्या कुछ करना चाहिए और क्या इनसे फ़ायदा भी होता है। और माहौल में ज़्यादा नमी की वजह से चिकनाहट, फंगल इन्फेक्शन, बालों में खुश्की हो जाना और दीगर जो मसाइल हैं इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ इब्रार, माहिर इमराज स्किन। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर सदफ आपको। डॉक्टर सदफ, यकीनी तौर पर जो जिन मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं उनसे भी कई ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं ख़वातीन को इस मौसम में या मर्द हजरात को। एक तो बरसात के मौसम की वजह से नमी, चिपचिपाहट और बालों में बार बार ऑयलीपन आ जाना, बालों का ऑयली हो जाना या ड्राइनेस ज़्यादा हो जाना। स्किन इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो बाल तो फिर बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसके ऊपर फिर हम इतने ज़्यादा शैम्पूज़ केमिकल वाले इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से बचा जा सकता है इन प्रॉब्लम से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस मौसम के लिए वो ये कि जैसे आपने अभी मेंशन किया कि ज़्यादातर लोग बहुत हार्श केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस मौसम में स्पेसिफ़िकली आपने अपने बालों के लिए बहुत माइल्ड चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। इस मौसम में आपको चाहिए क्या होता है कि आपकी स्कैल्प ड्राई रहे और क्लीन रहे, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से, प्लस आपके अपने हेयर जो हैं वो मौसम से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड योर हेयर फॉलिकल्स गेट स्वेल्व्ड अप। अब उस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है आपके बालों का वो डैमेज हो जाता है। उसके अंदर अगर आप फर्दर हार्श केमिकल्स यूज़ करेंगे, वेदर इट्स इन फॉर्म ऑफ शैम्पूज़, कंडीशनर्स या फिर आप कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बालों को फर्दर डैमेज करता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने बहुत माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करने हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप में इस मौसम में आपके बालों को चाहिए होती है कंडीशनिंग। तो आपने साथ में एक अच्छा कंडीशनर जो कि बहुत माइल्ड हो और एक अच्छा हेयर मास्क वो मस्ट अप्लाई करना होता है। फिर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है कि जो फीमेल्स हमारी स्पेशली बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर रही होती हैं, घर में भी आदत होती है लाजमी स्ट्रेटनिंग करनी है, हेयर ड्राइंग करनी है, ब्लो ड्राई करनी, वो अवॉइड करें। इस मौसम में आपने नहीं करना क्योंकि आपके हेयर ऑलरेडी वीक है। आप उसको फर्दर जितना ज़्यादा स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करेंगी वो और ज़्यादा डैमेज होगा। अच्छा, हम लोग एक तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, ये तो एहतियाती तदाबीर आप बता रही हैं कि हम ये कुछ करें और हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो फिर क्या करना होगा कि वो हेयर फॉल रुक भी जाए और बाल आपके स्ट्रेंथन हो जाएं, मज़ीद जो है वो ब्रेकेज जो है उससे बचा जा सकता है? उसके अंदर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें ये देखना है कि आपका हेयर फॉल सिर्फ ऑयली होने की वजह से हो रहा है या इस मौसम के असरात की वजह से आपकी स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया, क्योंकि इस मौसम में फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो हमने उस लाइन पर उसको ट्रीट करना है। अगर तो इट्स ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस तो हम पहले उस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। देयर आर मेडिकेटेड शैम्पूज़ जैसे हम लोगों के पास कीटोकोनाजोल की प्रेपरेशंस में होते हैं, उनको यूज़ करके फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सकता है। जैसे ही आपका फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल होगा ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब जिस तरह बता रही थी, ये सारी एहतियातें, सारे ट्रीटमेंट्स ये जिस तरह से ख़वातीन के लिए हैं, मर्दों के लिए भी यही सारी एडवाइसेस हैं या उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा अपने बालों को इस मौसम में बचाने का? नहीं, तरीक़ाकार तो बिल्कुल यही होगा,
लेकिन मर्दों में क्योंकि आपको पता है कि बाल छोटे होते हैं, तो उसमें जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि उनको अपनी न्यूट्रिशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है। डाइट शाइट अच्छी रखें, सफाई का क्योंकि आपको पता है कि मेल्स में हेयर फॉल ज़्यादा होता है ना, क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो वो हार्मोनल चेंजेस को ओवरकम करने के लिए उनको अपनी थोड़ा डाइट पर भी। मल्टीविटामिन कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं दोनों के लिए, मर्दों ख़वातीन के लिए? मल्टीविटामिन अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपने देखना है कि मल्टीविटामिन में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें बालों के लिए जो है वो जिंक चाहिए होता है, ओमेगा 3 चाहिए होता है, विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी मल्टीविटामिन लें, रीग्रोथ के लिए भी, रीग्रोथ के लिए भी, रीग्रोथ देखें बेसिकली हमने हेयर को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है ना, तो ये चीज़ें आपके ब्रिटल हेयर को और आपके हेयर फॉल को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर जैसे मेल्स में मैंने आपको बताया कि हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जैसे माइनॉक्सिडिल हैं, हम वो मेल्स को देते हैं टू स्प्रे ऑन योर स्कैल्प। उससे क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका हेयर फॉल कंट्रोल। साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई, ये जो स्प्रे आप बता रही हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तभी होते हैं जब आप चीज़ को प्रॉपर यूज़ ना करें। मेडिकेशंस डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स इज़ अटैच टू एवरी मेडिकेशन, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि आप उसको यूज़ कैसे करें। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन यही होती है कि जब हम माइनॉक्सिडिल को स्टॉप कर देते हैं तो हमारा हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उसका तरीका ये होता है कि आपने उसको जब स्टार्ट करना है तो स्टॉप करने से पहले आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। ठीक है। हमारी आवाम में ये बहुत प्रॉब्लम है कि स्टार्ट तो कर लेते हैं मेडिकेशन, लेकिन उसके बाद वो फॉलो अप नहीं करते। तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर वे से उसको स्टॉप करेंगे, टेपर ऑफ करके, ताकि आपका हेयर फॉल दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डाइट के ऊपर आ जाते हैं। जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्या ये असरअंदाज होता है आपके बालों की हेल्थ के ऊपर, आपके न्यूट्रिशन? ज़ाहिर है आपको बॉडी को जो सुबह सवेरे चाहिए होता है, अगर आप स्किप कर देते हैं तो क्या ये फ़र्क डालता है, असरअंदाज होता है आपके? डेफिनेटली देखें, आप सुबह उठते हैं, आपकी एक प्रॉपर रूटीन स्टार्ट होती है और 8 to 10 आवर्स आप फास्टिंग में होते हैं, तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट को स्किप करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट करता है। फिर आप बैक टू बैक अपने काम पे लग जाते हैं, वेदर यू आर अ हाउसवाइफ या आप वर्किंग लेडी या मेल हैं, तो आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। आप स्लीपिंग पैटर्न्स भी इस पे मैटर करते हैं? स्लीपिंग आपके, अगर नींद आपकी पूरी नहीं हो रही या कोई प्रॉपर रात के टाइम नहीं सो रहे, दिन में सो पा रहे? बिल्कुल ऐसा भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक साइकिल बनाया ना, आपका रात में कुछ हार्मोन्स हैं जो रात में ही रिलीज होने हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके दिन में वर्क कर रहे होते हैं। तो जब आप उस साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी और आपके बालों पर भी उसका। अच्छा, हम बेहतरीन डाइट की बात कर लेते हैं। अगर हम अपने आप को लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेते हैं अपने लिए, और हम अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हैं, अपने बालों को, स्किन को, नेल्स को, पूरी बॉडी को, बोन्स को, तो हमें ऐसी कौन सी डाइट शामिल करनी चाहिए अपने डेली रूटीन के अंदर जो कि हमें स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें? बाल भी हमारी हेल्थ के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। डेफिनेटली हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं जिनकी वजह से हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या डैमेज होते हैं। एक तो मौसम के असरात हैं, और दूसरा फिर हमारी अपनी हेल्थ के भी असरात जो हमारे बालों के ऊपर या स्किन के ऊपर नजर आते हैं, तो वो भी हमें गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसके अंदर देखें, एक तो ये मिसकंसेप्शन होती है कि हमें कोई एक स्पेसिफिक डाइट पे चले जाना है, वही हमारे बालों को बेहतर करेगी। बैलेंस डाइट क्या होती है कि आपकी डाइट में हर चीज़ हो, उसमें आपका मीट भी है, उसमें आपकी वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें पल्सेस भी हैं, आपने सब कुछ लेना है। अब इसके अंदर आपकी डाइट में विटामिन डी कंटेनिंग जो हैं चीज़ें वो ज़्यादा होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, तो इफ़ यू कैन ऐड ड्राई फ्रूट्स इन योर रेगुलर डाइट थोड़ा बहुत, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं बालों के लिए स्पेशली। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होता है। हम हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हम ये फोकस नहीं करते कि शायद हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही होगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको बहुत मेजर हेयर फॉल देती है। डॉक्टर साहब, मेन जो एलिमेंट है इस मौसम में, बरसात के मौसम में, ये नमी का ज़्यादा होना है जो बालों को डैमेज करता है। और वो जिस तरह से अब मेडिसिन के बता रही हैं, हेयर फॉल शुरू हो गया तो फिर आपको मेडिसिन या ट्रीटमेंट चाहिए होगा। कोई ऐसे ऑर्गेनिक या घरेलू टोटके भी हो सकते हैं, ऐसी रेमेडीज़ जिसके ज़रिए आप घर पे डॉक्टर से रुजू किए बगैर भी, अगर आपका इब्तिदा है, स्टार्ट है, तो उसको कवर कर पाएँ? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसमें फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर होम रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है। हम लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम एक चीज़ देखते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोई रील सामने आ गई, सोशल मीडिया पे आ गया तो आपने अमल कर दिया, उल्टा असर हो गया। बिल्कुल, तो इस वजह से कि ये देखना है कि आपकी स्कैल्प, फिर अगेन वही बात आती है ना, सिर्फ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें सिर्फ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने बालों के लिए। गीले बालों को मत बांधें, ये सबसे बेहतरीन ह्यूमिड। अब क्या है, ये होम रेमेडी है बेसिकली। आपने बाल, हमारी फीमेल्स में ये आदत होती है कि स्पेशली इस मौसम में गीले बालों को फटाफट टाई करना है, गर्मी लग रही है, लेकिन ये सबसे मेजर रीज़न है इस मौसम में आपके फिर हार्श
जब आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं तो हार्श मसाज, डोंट डू दिस। आपके बाल ऑलरेडी ब्रिटल हैं, जितना हार्श आप उसको मसाज देंगे वो फॉलिकल से निकलते जाएंगे। थर्ड ये है कि देयर आर रेमेडीज़, जैसे एलोवेरा का यूज़ है, जैसे अनियन जूस है, लेकिन उसके अंदर भी आपने पहले अपनी स्कैल्प को देखना है, फिर इट्स इन्फेक्टेड आप ये होम रेमेडीज। अच्छा, अब अगर ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं हम, तो इस मौसम में हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो कि स्पेशली बालों के लिए होती हैं, एक्सोसोम जिस तरह से आप कह रही थी, या फिर जो आप PRP, ये ट्रीटमेंट्स बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में अगर किसी ने करवानी, कोई बहुत सारे नाज़रीन हमारे देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन है? इस मौसम में भी करवाया जा सकता है? आप किसी भी मौसम में करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं तो पोस्ट प्रोसीजर मौसम के अकॉर्डिंग, आपकी एज, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ गाइड की जाती है कि आपने कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है ताकि आपकी जो हमने प्रोसीजर किया है उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए। तो आप किसी भी मौसम में, कुछ लोगों के तो बाल गिर रहे होते हैं, कुछ लोगों के बाल गिर चुके होते हैं, उनका फोरहेड जो है वो जो हेयर लाइन होती है वो बिल्कुल खाली हो चुकी होती है, वो लड़कियों की भी और लड़कों की भी। क्या उनको भी एक्सोसोम या PRP करवाने से बाल वहाँ पर दोबारा से रीग्रोथ हो सकते हैं? उनके लिए भी इफेक्टिव है? जी बिल्कुल, ये इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी होती है कि जेनेटिक्स, अगर आपकी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है तो हम प्रोसीजर्स उसमें करते हैं, लेकिन आपको उसमें पेशेंट को पहले ये गाइड करना पड़ता है कि क्योंकि आपके जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, स्पेशली मेल्स का जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है कि फ्रंट से उनके हेयर जो है वो बैकवर्ड लॉस होना शुरू हो जाता है उनका, उसमें थोड़ा सा हमें ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, या समटाइम्स हमें जो है वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। और कितने सेशन मैक्सिमम एक्सोसोम या PRP के होने चाहिए आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए, और आपके जो हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है उसको रोकने? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। ये चीज़ गलत है कि हमें आपको बिना देखे, बिना जज किए कि आपका ऑलरेडी कितना हेयर फॉल हो चुका है या किस स्पीड से आपका हेयर फॉल हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि आपने 8 सेशन लेना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर करंट कंडीशन। मैक्सिमम कितने होते हैं जिसका अभी स्टार्ट है या जिसको बहुत कम ज़रूरत है और वो अपना हेयर फॉल रोकना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ बाल रीग्रोथ होके एक अच्छी हेल्थी हेयर लगे, उसके लिए क्या आप सजेस्ट? उसके लिए देखें, हम लोग एक्सोसोम्स के 2-3 सेशंस भी इनफ होते हैं, और जहाँ तक बात है आपके PRP के, तो वो भी अगर आपका भी बहुत कम हेयर फॉल है और स्टार्ट है तो 3-4 सेशंस में वो काफ़ी हद तक आपका बेटर हो। और ये बजट फ्रेंडली है, पॉकेट पर भारी तो नहीं पड़ेगा जो देख रहे हैं आप, वो अगर एक्सोसोम करवाने चले जाएं? एक्सोसोम्स एक बिल्कुल रीसेंट ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है? ये भी आपके ब्लड में से ही कुछ निकाला जाता है? ये बेस नहीं, हमारे ब्लड से नहीं होता, आपके ब्लड से हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं या वो एनिमल सोर्स होता है या प्लांट सोर्स होता अच्छा। है। ये बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं जो नेचुरली भी आपकी बॉडी में एज अ मैसेंजर काम कर रहे होते हैं, तो वो हम बाहर से आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं स्टेम सेल्स। अच्छा, इसके बाद अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिए तो कुछ इरिटेशन होना, ईचिंग होना बालों के अंदर, और क्योंकि मौसम भी ऐसा है, इस मौसम में तो वैसे ही बालों में ईचिंग हो रही होती है, आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो क्या उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि आपको एहतियात करनी पड़े उससे? तो यूजुअली जो एक्सोसोम्स हैं उसमें आपको इतना इशू नहीं होता क्योंकि वो मिनिमल इन्वेसिव होता है। उसमें हम जो यूज़ कर रहे होते हैं नीडल्स, वो बहुत पतली बारीक नीडल्स होती हैं। ऐसा इशू आपको PRP में हो सकता है, इरिटेशन वगैरह, और वो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रोसीजर किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू एरिया हम पेशेंट को सब पोस्ट प्रोसीजर गाइड करते हैं कि अगर आपको इरिटेशन है तो आपने क्या अप्लाई करना है, अगर आपको इचिंग है तो आपने किस तरह से उसको करना है, आपने वॉश किस तरह से करना है अपने हेयर को, वो ऑल डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड एरिया इन्वॉल्व पोस्ट प्रोसीजर केयर सब गाइड की जाती है आफ्टर प्रोसीजर। डॉक्टर साहब, ऑयलिंग कितनी फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि जो हमारी माएँ या बुज़ुर्ग होते थे वो ख़ास तौर पे ऑयलिंग पे बहुत फोकस करते थे, तो इसका भी कोई फ़ायदा होता है इस मौसम में भी और वैसे ओवरऑल भी? जी बिल्कुल, ऑयलिंग आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए डाइट लेते हैं ना, आप खाना खाते हैं, इसी तरह आपके बालों को भी एक्सटर्नल नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो ऑयलिंग ज़रूरी है, वीक में 2 बार। आप उसको कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद किसकी होगी, सरसों का, जैतून का, कौन सा ऑयल ज़्यादा फ़ायदा? हेयर फॉल के लिए रोज़मेरी ऑयल बहुत अच्छा है। अच्छा, कि उसके अलावा अगर आपको बालों को थोड़ा स्मूथ करना है, शाइनी करना है, देन गो फॉर ऑलिव ऑयल। उसको थोड़ा सा अगर आप हीट अप कर लें और उसके बाद आप यूज़ करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, आपके बाल स्मूथ बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और ये हफ्ते में आप बता रही हैं 2 बार? 2 बार करना है। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट बेटर इज़ टू यूज़ जस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स बिफोर योर शावर। और ये जो रीठ है, आंवलों का इस्तेमाल है, मुरब्बों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके भी फ़ायदे हैं या सिर्फ ये अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होता है? नहीं, फ़ायदे तो देखें, नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके होते हैं,
लेकिन अगेन मैं उसी बात पर आऊँगी कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। अब रीठा आंवला हर कोई लगाना शुरू कर दे तो कुछ लोग उससे एलर्जिक भी तो हो सकते हैं ना। तो बेटर यही होता है कि आप हमेशा कंसल्ट करें बजाय इसके कि आप कोई भी रील देखें और आप स्टार्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हम होम रेमेडीज़ नहीं गाइड करते हैं या ऑयल्स नहीं गाइड करते हैं, हम सब चीज़ें अपने पेशेंट को बताते हैं क्योंकि ये चीज़ें ना हमारे अंदर हैं। हमें बचपन से बताई जाती है ऑयलिंग नहीं करोगे तो बाल ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपने ये ऑयल, अगर आपको हेयर को हेल्दी करना है तो कौन सा यूज़ करना है, फॉल को रोकना है तो कौन सा यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सदफ इब्रार, माहिर इमराज स्किन। साथ जो है बालों के लिए भी हमने आपको एक हेल्थी टिप्स लेकर दिए हैं। अगर आपके बाल इस वक्त ड्राई हो रहे हैं या फिर ब्रेकेज शुरू हो चुका है या हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपने बालों को हैश केमिकल से इन दिनों में स्पेशली आपको बचा कर रखना होगा ताकि मॉइस्चर आपके बालों में मौजूद रहे और आपके बाल ड्राई भी ना हो और इस मौसम की सख्ती से भी बचे रहें। हमारे डॉक्टर साहब मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे बढ़ते हैं जनाब, इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल की बात करते हैं। बिल्कुल, अब्दुल सत्तार ईदी की हम बात करें जिनको बिछड़े हमसे अब 9 बरस बीत चुके हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं उन्होंने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की है और अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। जी हाँ, वो एक ऐसा इदारा छोड़ गए हैं जो उनके बाद भी इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है और अब्दुल सत्तार ईदी के अहले खाना और ईदी फाउंडेशन के कारकुनान इनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ईदी फाउंडेशन के मुल्क के कोने कोने में ईदी ट्रस्ट, क्लिनिक, पनागाहें, बुजुर्गों और औरतों के लिए घर और ऐसे ही बेशुमार मंसूबे चल रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी जो है हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा था और निशाने इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। और इसके साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने के बायस शामिल किया गया है। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई को 2016 में कराची में गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर 88 बरस की उम्र में जहान फ़ानी से कूच कर गए और उनकी खदमात के एतराफ़ में उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। और हम भी आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इंसानियत के लिए खदमात और जितनी उन्होंने अब तक बांटी हैं यकीनी तौर पर हम सब के लिए राह हैं और इनको हमेशा याद रखा जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं उन होनहार बच्चों की। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली ये कम उम्र स्क्वॉश खिलाड़ी हैं मानूर अली, जिन्होंने तारीख रकम कर दी है। वो 32वीं एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वॉश चैंपियनशिप में फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको मानूर कि आपने ये कामयाबी हासिल की। यकम से ये अगर देखा जाए तो 5 जुलाई तक जनूबी कोरिया में मुनाकिद हुए। कितने इसमें कंपेटिटर्स थे आपके, कितना टफ ये मुकाबला था और कहाँ से होती हुई कहाँ तक पहुँची फिर आप फाइनल में? थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था क्योंकि ये स्क्वॉश का एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप। तो इसमें पूरी एशिया से कंट्री आई हुई थी। तो बहुत टफ फाइट्स हुई फर्स्ट राउंड से ही। बहुत अच्छे प्लेयर्स थे क्योंकि एशिया के टॉप प्लेयर्स थे, सब टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे। तो वो इजी नहीं होता खेलना। और आखिर में मेरा तो फाइनल जो है तो मैं क्वार्टर फाइनल इंडिया से जीती, जो कि मैं पिछले साल हार चुकी थी क्वार्टर। तो इस बार मैं जीती क्वार्टर फाइनल में, मैं इंडिया से जीती। फिर मैंने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराया जो कि टॉप सीड थी। और फिर फाइनल में चाइना से जो सेकंड सीड थी उससे मैं बहुत क्लोज हारी, 2-all और 10-12 एक पॉइंट से हारी। तो मैं कहूँगी इसे मैं इस हार से अपनी जो है तो सीखूंगी और इंशाल्लाह इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बता रही हैं मानूर के गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरी में आपने हांगकांग की खिलाड़ी चियोंग HKM को नहायत ही शानदार अंदाज में आपने हराया है, उसको भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, हांगकांग जो है तो क्योंकि अभी एशिया में बहुत अच्छे जा रहे हैं, जो टॉप पे जा रहे हैं उनके प्लेयर्स, जूनियर में भी और सीनियर में भी। तो उनको हराना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया और मैंने 3 स्ट्रेट हराया। लेकिन जो फाइनल में था वो चाइना से था। उससे पहले मेरा सेकंड राउंड हांगकांग से था। तो उस साथ मेरी बहुत क्लोज फाइट गई, लेकिन मैंने जो अपनी कंसिस्टेंसी से अपनी गेम प्लान को
आगे बढ़ाया और मैं उसके साथ खेली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमने अब देखा है कि जानशेर खान हो, जहांगीर खान हो, बॉयज़ ने तो स्क्वाश के अंदर बहुत ज़बरदस्त नाम बनाया है और बल्कि राज भी किया है। आपने किसको देखते हुए इस खेल को शुरू किया? कौन आपका आइडियल था? किसको आप देख के यहाँ तक पहुँची? मेरा कोई प्लान नहीं था स्क्वाश में या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल जाने का, लेकिन मैं बचपन से जो है, तो मैं जब 7 साल की थी तब से मैं खेलती आ रही हूँ स्क्वाश। तो क्योंकि मेरे बाबा खुद एथलीट थे, तो उन्होंने फिटनेस के लिए मुझे स्क्वाश और मुझे और मेरी बहनों को भी स्क्वाश ज्वाइन कराई। तो फिर मुझे स्क्वाश बहुत पसंद आया, मैं खेलने लगी, मैं जीतने लगी नेशनल टूर्नामेंट्स, लोकल टूर्नामेंट्स। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे अब प्रोफेशनल लेना चाहिए और जो है तो अपनी स्क्वाश को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए और प्रॉपर फिटनेस सेशंस देने चाहिए। अच्छा मानूर, आपकी बहन सहरिश अली जिन्होंने अंडर 15 कैटेगरीज में ब्राउन मेडल जीते हैं और वही आपको इस फील्ड में लेकर आई हैं, कितनी बड़ी हैं वो आपसे? क्या एज डिफरेंस है आप दोनों का? असल में सहरिश मुझसे 14 मंथ्स बड़ी है, वो मुझसे ऑलमोस्ट 1 साल बड़ी है। तो उसने मेरे बाद स्टार्ट किया, असल में उसने मुझे देख के स्क्वाश ज्वाइन। अच्छा। मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर को देख, और इस बार वो अंडर 15 के लिए थी, जो कि उससे बड़ी कैटेगरी है, और उसमें बहुत अच्छी प्लेयर्स भी थी, टॉप प्लेयर्स थी। तो वो बहुत अच्छा मैच हारी, लेकिन मैं कहूँगी कि उसे और भी मेहनत चाहिए और वो अभी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। आज सहरिश आपके साथ नज़र नहीं आ रही हैं हमें। सहरिश सो रही है क्योंकि असल में हम लोग कल ही पहुंचे हैं रात को, तो उससे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो है तो इंटरव्यू दूँ, क्यों ना करूँ, क्योंकि मुझे अपनी जो है तो विनिंग के बारे में शेयर करना है, लोगों को बताना है। चलें, विश यू गुड लक मानूर। आप दोनों बहनों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियां दे और इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात कर लेते हैं मूवीज़ की। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ ख्वाबों की, और ख्वाब तो सभी देखते हैं, बाज़ लोग नहीं भी देखते, वो एक बीमारी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ख्वाब के अंदर अगर कोई डरावना ख्वाब आ जाए तो क्या उसके इतने तबाहकुन असरात भी हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कम कर सकता है। तो इसके लिए बात करते हैं डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब, माइंड साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट भी हैं माइंड साइंसेस के। आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। ये सवाल बड़ा ही हैरानकुन है वैसे तो, और इसीलिए आपसे रब्ता किया कि क्या वाकई में ख्वाबों के जो असरात हैं इतने भयानक हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी को कम भी कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली चीज़ तो समझ लें कि ख्वाब दरअसल हकीकत होती है। हम आमतौर पर जब लफ्ज़ ख्वाब यूज़ करते हैं तो हम गैर हकीकी के लिए यूज़ करते हैं, या तुमने कोई ख्वाब देखा हो, इसका मतलब है हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं है। मगर ख्वाब एक हकीकत है और इसके अंदर बड़ी गहराई है। अगर इसको समझा जाए कि ख्वाब आते क्यों हैं, होते किस किस्म के हैं, किस वक्त ज्यादा ख्वाब आते हैं, ख्वाब में इंसान के जिस्म की कैफियत क्या होती है। मगर आपका जो सवाल है उस हवाले से बात कर दूं कि बहुत सारी तहकीक हुई। इनफैक्ट अमेरिका में हर साल एक ड्रीम कॉन्फ्रेंस भी होती है। अब पता ही चला है कि जब आप कोई नाइटमेयर देख रहे हो, यानी डरावना ख्वाब देख रहे हो, तो आपकी बॉडी को नहीं पता, ना आपके जहन को पता है कि हकीकत नहीं, वो उसे हकीकत समझता है। जब वो उसे हकीकत समझता है तो लेट से ख्वाब के अंदर कोई जानवर आपके पीछे दौड़ रहा है, कोई शख्स मारने के लिए आ रहा है, तो चूंकि आप उसे हकीकत समझते हो तो आपके जिस्म की जो जितनी भी प्रोसेसेस है, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी हार्ट बीट का तेज हो जाना, जिस्म में पसीना आ जाना, सांस का फूलना, एज इफ एक्चुअली रियलिटी में कोई आपके पीछे है, तो वो सारी कैफियत आपके अंदर उस वक्त पैदा होती है। कई लोग ऐसे डरावने ख्वाब देखने के बाद जब आंख खोलते हैं तो जिस्म पसीना पसीना होता है, सांस तेजी से चल रही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज बार बार होने लगे आपके साथ, तो अब आपके अंदर दो चीजें पैदा होंगी। एक, जिस्मानी तौर पर आपके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। दूसरा, नफ्सियाती तौर पे आपके अंदर डर और खौफ पैदा हो जाएगा। और ये दोनों चीजें इंसान को प्री पिक्चर डेथ की तरफ, यानी वक्त से पहले
मौत की तरफ ले जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो तहकीक की गई है कि मुस्तकिल जो डरावने ख्वाब हैं वो आपकी नींद को तो मुतासिर करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो आपकी जिस्मानी खलियात हैं उनके अंदर मौजूद जो DNA पर कीमियाई तब्दीलियाँ वो भी देखने को आई हैं, जिसके बायस जो है वो आप अपनी उम्र से कम जीते हैं या आपकी उम्र जो है वो घटती चली जाती है, और फिर जो एजिंग साइंस हैं वो भी आपके ऊपर नजर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब आप जल्द बूढ़े भी होने लगते हैं। तो अगर कोई इंसान ख्वाब भूल जाता है, उसको ख्वाब डरावने आते हैं या फिर उसको अच्छे ख्वाब आते हैं लेकिन देखने के बाद सुबह उठने पर वो भूल जाता है, तो क्या उसके ऊपर भी उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे? देखिए, ख्वाब याद रहे या भूल जाए उससे कतई नजर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग सुबह जब उठते हैं तो ख्वाब भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं कि ख्वाब में आपकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी लो होती है, इसको कहते हैं अल्फा और थीटा के दरमियान होती है। मगर जब आप जागते हैं तो जागने के लिए जाहिर है आपको आंखें खोलनी पड़ती है, तो आपकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी बीटा की तरफ आती है। जैसे ही बीटा की तरफ आती है, नीचे तमाम जो कैफियत हुई है वो सारी वॉश हो जाती है। लेकिन जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं, डरावना ख्वाब, तो वो ख्वाब के दौरानिया 90 मिनट्स होता है। आपको नहीं पता, आप समझे एक लम्हे के लिए देखा है मैंने ख्वाब, 90 मिनट का साइकिल होता है, उसे रैम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। इसके अंदर जिन कैफियत से आप गुजरते हैं, जिस्मानी तौर पे तब्दीली आना, आपके सेल्स का मुतासर होना, आपके अंदर कॉर्टिजोन एकदम से आपका शूट होता है आपके बॉडी में, ताकि फाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करना, पट्ठों का अकड़ जाना, पेट के अंदर आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो कम होकर आपके सीने और पट्ठों में आना, तो ये तमाम चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यस DNA लेवल तक आपको नुकसान करती है। तो बुढ़ापा भी जल्दी आ सकता है, एजिंग भी और डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? डरावने ख्वाब अगर किसी को ज़्यादा आते हैं तो उसकी वजह क्या है? कुछ ज़्यादा हॉरर मूवीज़ का देखना, और अगर इससे बचना चाहें तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? और क्या खुराक, आपका जो बिहेवियर है आपका दूसरों के साथ और दूसरों का आपके साथ, क्या क्या चीज़ें जो कि असरअंदाज होती हैं कि आप रात को जो ख्वाब देखने वाले हैं उसके ऊपर? डॉक्टर साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तहकीक जो है ये यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ये तहकीक दुरुस्त साबित होती है कि हम डरावने ख्वाब जब देखते हैं तो ये हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने हमारा सवाल सुना है, अगर तो प्लीज़ उसका जवाब दीजिएगा कि क्या कुछ अवामिल इसके पीछे कारफरमा हो सकते हैं? जो हमारे ख्वाब देखने की रफ्तार है वो बढ़ती चली जाती है, हम देखते हैं डेली बेसिस पे कुछ लोग ख्वाब देखते हैं इस तरह के। अक्सर देखा गया है कि जब आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो या आपके लाइफ में इश्यूज हैं, रिलेशनशिप के हो, पैसों के हो, नौकरी का ना हो, सेहत जिस्मानी तौर पर खराब हो, तो ख्वाब के अंदर उसकी तर्जुमानी होती है मुख्तलिफ तरीकों से। जी। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये कि आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़ेगा। दो इलाज होते हैं, एक तो दवाई होती है, अद्वियात होती है जो आपको पुरसुकून करती है, दूसरा आपके काउंसलिंग के बाद ये पता चलता है कि किन चीजों की वजह से आप परेशान हैं। अगर आप जैसे इम्तिहान के दौरान बच्चों को ख्वाब आते हैं, एंजाइटी होती है इम्तिहान की, तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिहेवियरल इश्यूज और इंसान क्या सोचता है, क्या प्रॉब्लम है उसको, जिसके बाद उसकी ब्रेन के अंदर जो केमिकल है उसका इम्बैलेंस होता है, तो वो माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट ये है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो बेस्ट तरीका ये है कि रात को सोने से पहले अपने सर का जो जहां आप सर रखते हैं, आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए। अगर आप अपनी पोजीशन बेड की चेंज कर लें और नीचे बेड के नीचे कोई कचरा, कुछ लोग सामान रखते हैं, पेटियां रखते हैं, खाली कर दें तो शायद आपके ख्वाब बगैर प्रॉब्लम के खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी डायरेक्शन, सर की डायरेक्शन साउथ की तरफ होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? साउथ, ठीक है, और टांगे जो है नॉर्थ की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटेंशनली अगर हम कुछ देखना चाहें, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस्तिखारा करते हैं, तो उसके लिए ख़ास तरीक़ाकार है, 2 रकत पढ़नी होती है, दुआ पढ़नी होती है और फिर आपको वो साइन नज़र भी आ जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको ख़ास ख्वाब देखना चाहते हैं, आपको कोई किसी से मुतल्लिक, तो उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है, कोई थेरेपी है जो आप करके वो स्पेसिफिक ख्वाब देख सकें या किसी चीज़ का सवाल का जवाब आप जान सकें? और क्या ये भी इंडिकेशन होती है किसी के ऊपर कोई जादू टोना हो गया तो आपको ज़्यादा इस तरह के डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाए? जी, उसके लिए भी हो सकता है। अगर जिन्नात का असर हो तो रात को
ख्वाब में आपको देखें, ख्वाब तर्जुमानी करता है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या हो रहा है, चाहे वो रूहानी मसाइल हो, जिस्मानी हो, ज़हनी हो। तो ख्वाब आप एक विंडो है। इनफैक्ट ख्वाब एक कमाल की हकीकत है कि इंसान हालत बेदार में टाइम एंड स्पेस का पाबंद होता है। ख्वाब में टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, एक लम्हे में वो कहाँ से कहाँ होता है। तो एक तो ये पता चल सकता है। दूसरा तरीका ये है कि रात को सोने से पहले एक शीशे के ग्लास में पीने का पानी ले। ठीक है। पानी लेके ग्लास को इस तरह आपने पकड़ना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह पकड़े आप उंगलियों से, उंगलियां टच ना करे, दाएं की उंगली बाएं हाथ से टच ना करे। इसमें पीने का पानी डालें, आंखें बंद करके जो आई बॉल्स है आपके उसको थोड़ा सा ऊपर करें 30-40 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ साइट से, आंखें बंद होगी और आधा ग्लास पानी पीते हुए ये अपने आप से कहें कि मुझे अपने मसले का हल मालूम करने के लिए सिर्फ इतना ही करना होगा। ये सोचे मसला क्या है, यानी शादी है, फाइनेंस है, जॉब नहीं मिल रही या कोई और प्रॉब्लम, और आधा ग्लास पानी पी के रख ले और फिर फौरन सो जाए, किसी से बात ना करें। अच्छा। ये 3 रात आप अमल करें, आपको किसी वक्त 3 रातों में आपको एक ख्वाब आएगा, उस ख्वाब के अंदर आपके सवाल का जवाब होगा। ये एक साइंटिफिकली इस्तिखारा है, समझ लीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, हम लोग जो दिन भर सोचते हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि हमें वही ख्वाब में नज़र आता है। अगर हम कुछ हॉरर बातें कर रहे हैं, किसी ऐसी तस्करा किसी ऐसी चीज़ का कर रहे हैं, तो फिर हम रात को डरावने ख्वाब देखते हैं। अगर हम कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, किसी की शादी का तस्करा हो रहा है, मैं आपको बताऊं, जी, तो उसके बाद हमें अच्छे ख्वाब आते हैं। तो क्या हमारी सोचों के साथ भी इसका ताल्लुक होता है? क्योंकि बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम ख्वाबों में देखते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। मुझे याद है, मैं बरसों पहले जब स्ट्रगल कर रहा था इस फील्ड के अंदर, तो मुझे 2 ख्वाब बड़े आते थे। एक ख्वाब में मैं भाग रहा हूँ मगर मेरे पैर बहुत वजनी हो गए, इसका मतलब है मेरी जिद्दोजहद की तर्जुमानी थी। दूसरा, एक लंबा सा पोल है, उस वक्त तो खैर बुर्जुल खलीफा नहीं बना था, एक लंबी सा पोल है, ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर खड़ा और वो गिरने वाली है। अब मुझे फैसला करना है कि मैं इसके साथ नीचे गिरूं या पहले से छलांग लगा दूं। तो मैं पहले से छलांग लगाता था, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी में रिस्क टेकिंग है, मैं रिस्क लेने वाला आदमी हूँ। ये बहुत सालों के बाद मुझे अपनी नफ्सियात के बारे में पता चला। जब ये स्ट्रगल खत्म होगी, ये ख्वाब बंद हो गया। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी ख़ास वक्त में देखे जाने वाला ख्वाब वो हकीकत पे मबनी होगा और इसके अलावा वो वक्ती ख्वाब होगा? क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जो फजर से पहले या सुबह के जो वाक़यात हैं या जो ख्वाब हैं वो सच्चे साबित होते हैं, या उसकी ताबीर से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो पूछनी चाहिए। बाकी ख्वाब वो वक्ती होते हैं और उसका असर ज़ायल हो जाता है। आप इसकी तस्दीक कीजिएगा अगर ऐसा ही है तो। देखिए, ये कहा जाता है, इसकी वजह टेक्निकली और मेडिकली वजह बताऊं जी। जब आप ख्वाब देखते हैं, जिस वक्त आप लेटते हैं ना, आपकी ब्रेन के अंदर जो इर्ताश होती है वो कम होते 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 एक खास लेवल पे आती है, जहां आप फिर रैपिड आई मूवमेंट की साइकिल में आप दाखिल होते हैं। वो ख्वाब पूरा होता है, उसके बाद आप एक डीप स्लीप में जाते हो, जिसको नॉन रेम स्लीप कहते हैं, जहां आपके जिस्म में जो पूरा दिन तोड़ फोड़ हुई है, नुकसान हुए, माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, आपको पता भी नहीं, वो रिपेयरिंग शुरू होती है अल्लाह की मदद से। फिर एक लेवल आता है, इतना डीप आता है, कुछ लम्हात के लिए उसको डेल्टा कहते हैं, जिसमें आप टेक्निकली मर चुके होते हो। अगर कोई डॉक्टर उस वक्त चेक करे तो वो कहेगा ये मर चुका है, ना सांस है, ना पल्स है, कुछ भी नहीं है। उस वक्त कहा यह जाता है, रूहानी दुनिया के लोग या मजहबी दुनिया के लोग कहते हैं कि रूह इंसान की जाग कर सफर कर कर वापस आती है। अब रूह के लिए टाइम अलग चीज है, हमारे लिए टाइम अलग चीज है। तो फिर उसके बाद आप फिर ऊपर की तरफ आते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बीटा पे आते हो तो पूरा एक्सपीरियंस वॉश हो चुका होता है, लेकिन उसके असरात आपके जिस्म पर होते हैं। अब होता ही है कि सुबह के वक्त जो आप ख्वाब देखते हो, जिसके बाद फौरन आप जाग जाते हो, उस ख्वाब के बारे में कहते हैं सुबह सवेरे जो होता है या अजान से पहले जो होता है, अजान तो खैर पाकिस्तानी है मुसलमानों के लिए, मगर अंग्रेज भी ये कहता है कि अर्ली मॉर्निंग का जो ख्वाब होता है या प्री डॉन का जो ख्वाब होता है वो अमूमन सच्चा होता है, क्योंकि उसके बाद आप जाग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पहले तो आपने माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए ताकि आप इससे निकल सके, क्योंकि ये ऐसी एक बीमारी है जो कि आपकी उम्र भी आहिस्ता आहिस्ता घटा रही है और फिर एंटी एजिंग, आपको प्री एजिंग शुरू हो जाती है या इस तरह के मामला आपके साथ होते हैं। तो हमें माहिर नफ्सियात कैसे पता चलेगा कि जिस माहिर नफ्सियात के पास हम जा रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम को समझ भी रहा है या नहीं? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो शायद ख्वाबों को उतना सीरियस लिया ही नहीं जाता।
ओके, उसके लिए आपको जो डॉक्टर चाहिए वो चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक, साइकाइट्रिस्ट नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो क्योंकि ब्रेन का ताल्लुक है ख्वाब से, तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगा, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट स्लीप भी देखता है। एक स्लीप के इश्यूज होते हैं, जैसे स्लीप एपनिया होता है लोगों को, तो उसके लिए जो स्लीप डॉक्टर होता है वो बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट ही होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, पूरी अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करें। कई दफा आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, और उसकी वजह से भी आपको ऐसे ख्वाब आते हैं। तो माहिर नफ्सियात न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन का डॉक्टर होता है, कंसल्टेंट, वो आपको एग्जामिन करके आपको बताएगा कि किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मैंने आपको बताया पोजीशन सोने की चेंज कर दे। रात को सोने से पहले अगर आप, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, कोई अच्छी सी बात पढ़े, कुरान की कोई आयत पढ़े, कोई तस्बीहात पढ़े और आप सो जाए। अच्छा, कपड़े ढीले पहनने चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कपड़े टाइट हो गए जिस्म के साथ तो वो भी आपको अनकंफर्टेबल करेगा और आपको बुरे ख्वाब आना शुरू हो गए। तो लाइट किस्म के ढीले कपड़े होने चाहिए, पोजीशन चेंज करते हैं, रात को कुछ पढ़ लिया करें। अक्सर लोगों की आदत होती है किताब पढ़ने की, अच्छी किताब पढ़ने की, तो जो आपके जहन में आएगा वही आपको दिखाएगा। यानी आंख जो देखती है, ब्रेन के अंदर नक्श होता है, वही आपको नजर आता है। तो ख्वाब में भी जो आप सोचते हैं, ख्वाब में वही सोच आपकी तस्वीरों की शक्ल में आती है, वीडियो की शक्ल में आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मौज हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट। और जितनी बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं, ये अगर हम उन पर अमल करें तो हम इन बुरे ख्वाबों से बच सकते हैं। डॉक्टर से रुजू करें, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू करें, ताकि उनको बताएं कि आपके ब्रेन की कैफियत क्या है, क्या आपको नींद आती भी है या नहीं, और अगर नींद आती है तो आप किस तरह के ख्वाब देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से गाइड किया जा सके। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर तनसीब के लिए ई गेट्स का डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया है, आसानी के लिए जो वहाँ पे आने वाले ट्रैवल करने वाले लोग होंगे। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स के तंसीम के मामले में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, जी हाँ, पाकिस्तान हमेशा पीछे होता है, लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर बड़ी जल्दी फैसला कर लिया कि उन्हें भी ई गेट्स लगाने चाहिए। जर्मन माहिरीन ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर दिया है और मनसूबे के तहत इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स पर ई गेट की तनसीब की जाएगी। और तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुदकार निज़ाम से बरकरफ्तारी से इमिग्रेशन मुकम्मल कर सकेंगे। इमिग्रेशन अब आपकी लंबी लाइनों से आपकी बचत हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ढालने की इसे कोशिश की जा रही है और मंसूबे एयरपोर्ट्स के लिए महफूज, काबिल तौसी और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे और इस पर कंसल्टेंट्स माहिदे के तहत तसल्ली बख्श काम किया जाएगा। तो अब एक तवील इंतज़ार, जो ख़ास तौर पर आप बैरून मुल्क सफ़र करके आते हैं या यहाँ से बैरून मुल्क जा रहे थे जो लोग, उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, एक उन्हें परेशानी का सामना, एक तो कई घंटे की फ़्लाइट और उससे पहले लाइनों में लग के इमिग्रेशन के लिए आपको इंतज़ार करना अपनी बारी का, तो उस झंझट से आपकी जान छूटने वाली है। कम अज़ कम पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट्स पे, जिसमें कराची है, जिसमें लाहौर है, जिसमें इस्लामाबाद है, इन पे ये सहूलत फराहम कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स पे भी होगी और ये बेहतर अंदाज में आवाम की सहूलत के लिए। इससे पहले दुनिया भर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ई गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर आप जाते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और उसके बाद आपकी इमिग्रेशन हो जाती है और आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी लंबी लाइनों के अंदर लग के आपको पहले अपना फेस स्कैन करना है, उसके बाद अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, लेकिन जब तक ये बन नहीं जाता तो ये वही लंबी लाइन। उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल दरामद भी होगा और ये सहूलत जल्द से जल्द आवाम को मुहैया की जाएगी ताकि उनकी मुश्किलात को। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं स्मार्टफोन, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं जनाब। अब उसके इस्तेमाल से डबल ठोड़ी आपकी जो बन जाती है, डबल चिन जिसको आप कहते हैं, और झुर्रियों का सबब बनता है। मतलब आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने जब ये रिसर्च पढ़ी उसके बाद ना मैंने फ़ोन यूज़ करना कम कर दिया। ओह, इतनी जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी मैं। नहीं, मतलब मैं पहले भी कोई ज़्यादा ये तो ऐसी लत है कि आप कितनी देर इससे जान छुड़वा, आप यकीनी तौर पर आप स्क्रॉल करने बैठ जाएं तो आपका हाथ रुकता नहीं है, आपकी आंखें थकती नहीं है। लेकिन जब आप लड़कियों को स्पेशली आपको ये बता दिया जाए कि आप अगर फ़ोन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इशाल, इसका ये मसला तो है, आपने बताया डबल चिन और झुर्रियाँ, ये बहुत ही बड़ा मसला मेरे ख्याल में मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जैसे सरदर्द के मसाइल हैं, गर्दन और कंधों में दर्द रहना, कमर में तकलीफ होना, ये सारे मसाइल भी ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से हो सकते हैं, टैब के। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है ये जमालियाती हुस्न के अंदर वो आपको नुकसान नजर आ रहे हैं। पसंद लोग हैं वो खास तौर पे फ़ोन का इस्तेमाल, गैजेट्स का इस्तेमाल कम कर दीजिए और खास तौर पे झुक के देखते रहेंगे जाते जाते। इसलिए हमने आपको ये आपके साथ ये रिसर्च शेयर की ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।